नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। सलमान खान को सांप ने काट लिया। इस एक वाक्य ने सलमान खान के चाहने वालों के अंदर एक डर पैदा कर दिया, उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। पहली बार में तो किसी को यह विश्वास तक नहीं हुआ कि सलमान को सांप काटने वाली खबर सच है, मगर यह खबर बिल्कुल सच थी। सलमान को उनके फार्म हाउस पर सांप ने काट लिया था। शुक्र की बात यह थी कि समय रहते सलमान को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। सलमान अब बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं। क्रिसमस की रात थी, पार्टी की बात थी और अल्लाह ने बचा लिया सलमान को सांप के वार से। सही सुन रहे हैं, जन्मदिन से ठीक पहले सलमान खान की जिंदगी बची है। जन्मदिन से ठीक पहले सलमान को जिंदगी का तोहफा मिला है। तो सलमान के चाहने वालों, नाचो गाओ जश्न मनाओ, क्योंकि सलमान खान बाल बाल बचे हैं। सांप ने तो डस लिया था, मगर टाइगर जिंदा है। सुपरस्टार सलमान खान को उनके फार्म हाउस पर एक सांप ने काटा। घटना आज सुबह 3 बजे की है। तुरंत उनको नजदीकी कामोठेके एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया, जो कि लगभग 10 किलोमीटर वहां से दूर थी। अच्छी बात ये रही कि सांप जहरीला नहीं था, इसलिए सलमान खान को कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनको वहां से डिस्चार्ज दे दिया गया। कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है और सलमान खान बिल्कुल स्वस्थ है। क्रिसमस सेलिब्रेट करने सलमान अपने पनवेल के फार्म हाउस पर गए थे। वहीं पर सलमान को सांप ने काट लिया। सलमान को रात 3 बजे कामोठे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 घंटे तक सलमान का इलाज चला। सलमान को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सुबह 9 बजे सलमान वापस फार्म हाउस लौटे। शुक्र था कि जिस सांप ने सलमान खान को काटा वो जहरीला नहीं था, वरना हिंदुस्तान में दुनिया के करीब 10% सांप हैं और सांप की 3000 से ज्यादा प्रजातियों में 600 प्रजातियां भयानक जहरीली हैं, जिनका काटा पानी तक न मांगे। और हाँ, सुनकर हैरानी होगी कि देश में 58,000 लोगों की हर साल मौत सिर्फ सांप काटने से हो जाती है, मगर सलमान बाल बाल बचे हैं। In India, almost 58,000 deaths occur per year because of snake bite. Hence, it is very important for all of us to know what to do if you have a snake bite. First and the most important thing is that keep yourself calm. Just calm down, relax, and also make arrangements to rush to the hospital at the same time. चंद घंटे बाद सलमान खान का जन्मदिन है और जन्मदिन के ठीक पहले हुआ यह हादसा भयानक था। सोचकर ही रूह कांपती है कि बॉलीवुड के दबंग को सांप ने काट लिया। सलमान खान जब भी अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, वो अपने इसी पनवेल वाले फार्म हाउस पर आते हैं। इसका नाम है अर्पिता। सलमान अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस और फिर क्रिसमस के बाद अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे। वैसे तो अपने फार्म हाउस के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है, लेकिन हादसे बता के कहाँ होते हैं, लिहाजा सलमान के साथ यह हादसा हुआ। मगर गनीमत ये रही कि समय रहते सलमान को अस्पताल पहुंचा दिया गया। आपको बता दें, सलमान खान का जो फार्म हाउस है वो पनवेल में है और जब भी सलमान खान को समय मिलता है वो अपने फार्म हाउस पर ही बिताते हैं। उनको ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताना, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ उस फार्म हाउस पर समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। ये फार्म हाउस है, बहुत ही बड़ा है और आसपास जंगल और पहाड़ी इलाका भी है। सलमान ने लॉकडाउन के दौरान इसी फार्म हाउस पर लंबा वक्त गुजारा था। तब इसी फार्म हाउस में खेती करते हुए उनकी ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिस भी तब नजर आई थी। बताया जाता है कि सुल्तान का दंगल वाला सीन और बजरंगी भाईजान के कुछ सीन्स भी सलमान ने अपने इसी फार्म हाउस में शूट कराए थे। लेकिन वो पुरानी बात थी। आज की बात यह है कि इसी फार्म हाउस में सलमान को सांप ने डस लिया, लेकिन सलमान खान एकदम ठीक है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।
देश का इंतजार खत्म हो गया है। अब बच्चों को भी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऐलान कर दिया कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना के इस दहशतज़दा माहौल में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, 15 साल से ज्यादा के बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बूस्टर डोज की ओर कदम बढ़ा दिया है और क्रिसमस के मौके पर पीएम ने दिया है ये शानदार तोहफा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। एक ऐलान जिसका सभी को इंतजार था, एक फैसला जो देश हित में बेहद जरूरी था, एक उम्मीद जो देशवासियों को थी। वो इंतजार खत्म हुआ, वो फैसला ले लिया गया और वो उम्मीद अब पूरी होने जा रही है। तारीख नोट कर लीजिए, 3 जनवरी यानी नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन ही भारत उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के रूप में बच्चों का सुरक्षा कवच अपना लिया है। देश भर में 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है। ये सरकार का न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर की रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया और इस शुभ समाचार को देश को सुना दिया। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने वो तारीख भी बता दी जब देश में बूस्टर डोज के रूप में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि 10 जनवरी से इसका आगाज होगा। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स ने जान जोखिम में डालकर अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी के योगदान की तारीफ की और बता दिया कि प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी डॉक्टरी सलाह पर यह डोज दी जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। विशेषज्ञों ने कई बार इसकी सलाह दी थी, बताया था कि देशवासियों को बूस्टर डोज की जरूरत है। सरकार ने भी एक्सपर्ट से सलाह मशविरा करके ये फैसला लिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को आगाह किया कि घबराने की बजाय जरूरत सावधान और सतर्क रहने की है। प्रधानमंत्री की ये फिक्र मन की बात में भी दिखी। इस साल के अपने आखिरी मन की बात में उन्होंने बताया कि अनुशासन ही बचाव है। जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। देश में अभी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आशंका तीसरी लहर की भी जताई जाने लगी है। ऐसे में बच्चों को वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज का फैसला बेहद अहम है। देश ने हिम्मत के साथ अब तक की लड़ाई लड़ी है और अब नए ब्रह्मास्त्र से ताकत और बढ़ी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
ओमिक्रॉन के विरुद्ध देश का निर्णायक युद्ध तो चल ही रहा है, मगर उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध भी चल रहा है। कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए तो झांसी में प्रियंका गांधी ने योगी के विरुद्ध हल्ला बोला। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, यूपी में चुनावी लड़ाई धारदार होती जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। दावे हैं, दांव हैं, सियासत की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए हर दल के नेता दौड़ लगा रहे हैं। शहर के शहर नापे जा रहे हैं, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ तलाशे जा रहे हैं। नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए दमखम दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती पर कांग्रेस ने मैराथन वाला अभियान चलाया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को आगे बढ़ाया तो उसी बुंदेलखंड में अमित शाह ने फिर से 300 पार का नारा दोहराया। बुआ बबुआ वाले तंज से एसपी बीएसपी की सरकारों का पूरा हिसाब किताब गिनाया। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, 2014 में मैं यहां चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? सत्ता में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं होता। झांसी में मैराथन के जरिए कांग्रेस ने माहौल बनाया तो लखनऊ में मैराथन की इजाजत न मिलने पर योगी सरकार पर सवाल उठाया। हम जानते हैं कि तुम इस क्रांति से डर गए। लखनऊ की अनुमति रद्द करने की तुम्हारी मंशा बीच चौराहे पर उजागर हो गई है। ये झांसी मैराथन में लड़कियों की 10,000 से ज्यादा की भीड़ है जो हुक्मरानों को संदेश दे रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये महिलाओं का जनगीत तानाशाही सरकार को डरा रहा है। उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई के शोर चारों ओर है। यही वजह है कि हैदराबाद में ओवैसी की रैली में भी मोदी योगी के नाम का ही शोर है। यहाँ पुलिस वालों पर दिए गए बयान पर ओवैसी ने फिर से सफाई दी। झूठ फैलाने का आरोप लगाकर बीजेपी की खिंचाई की। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो मोदी और योगी। हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां
ये चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं, मजलूम का साथ देंगे। अपने बयानों से ओवैसी यूपी का चुनावी माहौल गरमा रहे हैं और बार बार बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ रहे हैं। वो एक है हैदराबादी, नाम सुना है, दाढ़ी वाला ओवैसी, अयोध्या में राम के मंदिर पर एक ईंट का टुकड़ा नहीं रखा जा सकता, खून खराबा हो जाएगा। क्या हुआ ओवैसी? एक कचरा कहीं खून का नहीं गिरा और विश्व का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर तलाश के बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मंशा पर कांग्रेस शक जता रही है। ओवैसी के तल्ख बयानों को बीजेपी की मिली भगत का असर बता रही है। योगी आदित्यनाथ को ओवैसी ज्यादा जानते हैं, मिलते रहते होंगे, चूंकि वो बोलते वही हैं जो योगी और अमित शाह उनसे कहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए। इन बयानों और हमलों के बीच यूपी में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। यूपी के सियासी फजा में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के समर में हर दांव आजमाया जा रहा है। हर दल जनता को विश्वास दे रहा है कि उनका असली हितैषी तो वही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद की अवैध जमीन पर सरकारी आवास का शिलान्यास किया। ये घर गरीबों को दिए जाएंगे। प्रयागराज की धरती, मंत्रों की गूंज और आवास योजना का भूमि पूजन। यूं तो इस योजना का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के सामान्य कार्यक्रम जैसा है, लेकिन इस आवास योजना के पीछे सियासत का ऐसा समीकरण है जिसमें साम दाम दंड भेद वाले सारे दांव हैं। इसके केंद्र में माफिया राज से मुक्ति वाला नारा है और निशाने पर उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस भूमि पूजन के पीछे सियासी जमीन की पूरी कहानी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, जो बहुत कुछ बताने को काफी है। जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों की, व्यापारियों की सरकारी संपत्ति को हड़प करके बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर तक चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। यानी ये जमीन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे योगी आदित्यनाथ के उस अभियान का हिस्सा है जिसने सरकारी बुलडोजर को यूपी की सियासत की केंद्र में ला दिया है। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में ये जमीन अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई थी। 1731 वर्ग मीटर की जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ 4 मंजिला इमारतें बनवाई जाएंगी। सत्ता में आने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ आम लोगों और सरकारी जमीनों को माफियाओं के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब तक माफिया अतीक अहमद की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को यूपी सरकार कुर्क, जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं होगा। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऐसे ही गरीबों के पास, जिन गरीबों के पास कोई जमीन नहीं, कोई मकान नहीं, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास की सुविधा देने का कार्य सरकार करेगी। अभी प्रयागराज से आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ओवैसी जैसे नेता इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के अभियान को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा।